हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल मंत्रा। मैं नरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी में आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला। और वर्णमाला चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक एक स्टेप देखो, हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा होती है वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पे वर्ण के भेद, अर्थात कि वर्ण के जो कितने भागों में बांटा गया उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहला आपका स्वर होता है, दूसरा आपका होता है व्यंजन होता है। अगर आपसे पूछे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो स्वर के प्रकार कितने होते हैं? प्रकार होते हैं 3, लेकिन स्वरों की संख्या होती है 11। तो पहला आपका जो प्रकार है इसे कहते हैं ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर या फिर मूल स्वर। इनकी संख्या होती है टोटल 4। कितनी होती है? टोटल 4। छोटा आ, छोटी ए, छोटा ऊ और ऋषि। तो ये आपके हो गए हैं 4 क्या? लघु स्वर हो गए। अब इसके बाद जो दूसरा प्रकार आपका होता है वो होता है आपका दीर्घ स्वर, और इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। तो होता है आपका बड़ा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ, ए, ओ, औ। तो इस प्रकार से इनकी संख्या हो गई है 7। अब दोनों में अंतर क्या होता है? लघु स्वर को हम जब उच्चारण करते हैं तो इसमें जो होता है समय जो आपका लगता है मुश्किल से 1 सेकेंड या फिर 1.5-2 सेकेंड तक आपका समय लगता है। लेकिन दीर्घ स्वर में जो समय बोलने में लगता है वो लगता है लघु स्वर की अपेक्षा लगभग 2 गुना 2.5 गुना समय लगता है। अब हम तीसरे प्रकार में आते हैं प्लुत स्वर, जिसकी संख्या होती है केवल 1। कितनी होती है? केवल 1। और ये जो लिखा है ये आपका प्लुत स्वर है। अब इसका उच्चारण कैसे किया जाता है? तो इसका उच्चारण भी बिल्कुल आ के समान होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? तो इसको जब हम बोलते हैं तो इसको हम आ की ध्वनि में बोलेंगे, लेकिन जो समय लगेगा कम से कम 4 से 5 सेकंड आप बोलेंगे। जैसे हम उदाहरण में देंगे तो एक आपका लिखा है ओम। ठीक है, ये लिखा है आपका ओम लिखा हुआ, तो इसको हम ओम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम प्लुत स्वर का प्रयोग करके ओम लिखेंगे उसको पढ़ा क्या जाएगा? तो ये आपका हो गया ओम। इसको हम पढ़ेंगे ओम और इसको पढ़ेंगे ओम। क्या पढ़ेंगे? ओम। तो ये आपका ओम हो गया है और ये आपका क्या हो गया? ओम। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका उच्चारण करने में जो बड़ा आ होता है उससे लगभग दुगना समय लगता है, और इसे कहते हैं प्लुत स्वर, और इसकी संख्या होती है केवल 1 होती है। तो हमको याद ये रखना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है 11 और प्रकार आपके होते हैं 3। पहला आपका लघु स्वर जिनकी संख्या है 4, दूसरा आपका दीर्घ स्वर जिनकी संख्या है 7, और तीसरा आपका प्लुत स्वर जिनकी संख्या केवल 1 होती है। अब इसके बाद हम चलेंगे मूल व्यंजन में चलेंगे। तो मूल व्यंजन जो आपके हिंदी वर्णमाला में होते हैं वो केवल होते हैं 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। इनको भी 3 भागों में रखा गया है। पहला आपका होता है मूल व्यंजन। ठीक, पहला आपका क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपका हो गया अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका हो गया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म को ही संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे स्पर्श जो व्यंजन है इनकी संख्या है 25। कितनी है? 25 है। और ये है आपका का से लेके माँ से मछली तक होती है, और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। तो पहले वर्ग को कहा जाता है क वर्ग। क्या कहा जाता है? क वर्ग। फिर दूसरे वाले वर्ग को कहा जाता है च वर्ग। फिर तीसरे वाले को कहा जाता है ट वर्ग। तो कहने का मतलब इसमें रटना नहीं है, आपको केवल समझना है। का वाली लाइन को कवर कहते हैं, चा वाली लाइन को चवर कहते हैं, टा वाली लाइन को टवर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ता वाली लाइन को क्या कहेंगे? ता वर्ग कहेंगे। फिर इसके बाद आते हैं लास्ट में, ये है आपका पा वर्ग। तो ये 5 वर्ग होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में
स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 25 होगा। और यहाँ पे जितने भी हैं तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर है, ये तीसरा अक्षर है, ये चौथा अक्षर है और ये पांचवा अक्षर है। इनको हमको समझना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, चौथा कौन सा होता है, क्योंकि इनका जो प्रयोग होगा अभी हम लोग अल्पप्राण महाप्राण में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनका प्रयोग होगा। तो ये आपका हो गया है स्पर्श व्यंजन। अब हम चलेंगे अंतस्थ व्यंजन में चलेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? या, रा, ला, वा। ये आपके लिखे हुए हैं, या है, रा है, ला है, वा है। ये चारों जो वर्ण होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या होती है 4 होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम चलेंगे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तीनों जो आपके सा होते हैं और हा से हल, ये चारों आपके क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये आपके हो गए व्यंजन हो गए। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे, ये 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 1 हो गया और 7। तो यहाँ पे स्वर्ण संख्या हो गई 11। कितनी हो गई है? 11। और यहाँ पे व्यंजन जैसे हम जोड़ लें तो यहाँ पे हो जाएंगे 44। तो 44 वर्ण हो चुके हैं आपके। लेकिन मैंने बताया क्या है, हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। जो शेष आपके व्यंजन बच रहे हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे सबसे पहले संयुक्त व्यंजन में चलेंगे। किस में चलेंगे? संयुक्त व्यंजन चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है संयुक्त व्यंजन। तो इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छत, त्रंग, ज्ञा और श्रमिक वाला श्रा होता है। तो यहाँ पेपर में पूछा क्या जाता है कि जो छा से छत्री है ये किन दो वर्णों का मेल है? तो आपको ध्यान देना है का और मूर्धन्य सा का मेल है। त्रासृ त्रिशूल किन दो वर्णों का मेल है? ता और रा का मेल है। ठीक है। फिर हम यहाँ देखेंगे ज्ञा से ज्ञानी। तो ज्ञा से ज्ञानी 2 वर्णों का मेल है। कौन कौन से? जा से जहाज और या मने कुछ नहीं। फिर श्रमिक वाला श्रा है, ये किन 2 वर्णों का मेल है? तो ये आपका सा है और ये रा है। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन हम लोग देख चुके हैं। अब इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट छत्री वाला छा होगा। ठीक है। ये जो का और सा का मेल है और इनकी संख्या कुल होती है कितनी होती है? 4 होती है। तो ये आपके होंगे 44, 4, 48। अब 4 आपके बच रहे हैं। अब 4 कौन कौन से उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन की भी संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। तो डा से डलिया और ढा से ढक्कन में अगर नीचे बिंदी रख देंगे उसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो 48 2 आपके हो गए 50। कितने हो गए? 50 हो गए। अब यहाँ देखेंगे कि 2 और कौन से बचते हैं? अयोगवाह बचते हैं। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंक और आहा। तो अंक और आहा ये स्वर नहीं होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं। तो इनको मिला के जो हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाती है, कितने हो गए हैं? 52 हो गए। ठीक है। तो ये आपका वर्णमाला का मेन पॉइंट हो गया है। अब इनके अंदर हम थोड़ा और चलेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला आपका जैसे हम कहते हैं अल्पप्राण व्यंजन है और ये महाप्राण व्यंजन है। तो इनको हमको आपस में को रिलेट करके पढ़ना है। अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो याद करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जैसे है ये अल्प और ये लिखा है महा। अल्प का शाब्दिक अर्थ होता है कम और महा का शाब्दिक अर्थ होता है ज़्यादा। आप लोग जानते होंगे जो गरीब होता है, जो जिसके पास पैसा कम होता है, उसको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इसलिए अल्प की जो ट्रिक हो जाएगी वो 135 हो जाएगी। और महा मतलब होता है अधिक, मतलब उसके पास अधिक पैसा है। जिसके पास अधिक पैसा होता है उसको कम पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए इसकी ट्रिक जो हो जाएगी ये 24 हो जाएगी। अब यहाँ पे 135 का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। और यहाँ पे लिखा है अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब क्या होता है? या, रा, ला, वा। ये 4 आपके वर्ण होते हैं, अंतस्थ होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया है अल्प प्राण व्यंजन। अब महाप्राण में आते हैं। तो महाप्राण में हम देखेंगे कि महा की जो ट्रिक है ये 24 प्लस ऊष्म क्या होती है? 24 प्लस ऊष्म। 24 का मतलब क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर,
और चौथा अक्षर। अब इनके अलावा ऊष्म, ऊष्म पीछे बता चुके हैं, ये तीनों सा होंगे और हा से हल होंगे। तो यहाँ पे होगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, और इनके अलावा ऊष्म व्यंजन, तो ये आपके बनते हैं महाप्राण व्यंजन बनते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अल्प से याद रखिएगा कम होता है, महा से याद रखिएगा अधिक होता है। जिसके पास अधिक पैसा होता है उसे कम पैसे की जरूरत है, और जिसके पास कम पैसा है उसे अधिक पैसे की जरूरत होती है। इसलिए हमने ट्रिक बना दिया है कि अल्प की ट्रिक हो जाएगी 135 और महा की ट्रिक हो जाएगी 24 हो जाएगी। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं अघोष वर्ण। कहाँ जाते हैं? अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण जो होते हैं इनकी भी ट्रिक याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर प्लस तीनों सा। ध्यान से देखिएगा, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर, और इनके अलावा जो है ये तीनों सा। तीनों सा का मतलब है सा सा सा। ये सलीफा वाला हो गया, ये मूर्धन सा हो गया, ये सरौता वाला सा आपका हो गया। तो ये आपके कहलाते हैं अघोष वर्ण कहलाएंगे। अगर पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती, तब क्या बताएंगे? तो 10 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो इनकी संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घोष लिखा है, घोष को ही क्या कहते हैं? ये सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्ण के अलावा, यहां लिखना पड़ेगा कि अघोष वर्ण के अलावा, अघोष वर्ण के अलावा, तो हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्ण के अलावा जितने भी आपके स्वर होंगे, जितने भी आपके व्यंजन होंगे, वो सभी जो शब्द कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे, वो क्या होंगे? आपके घोष या सघोष कहलाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि अघोष को याद रखिएगा तो सघोष आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अघोष के अलावा जितने भी वर्ण आपके मिलेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है द्वितीय व्यंजन और संयुक्त अक्षर। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा संयुक्त अक्षर का उदाहरण है। जब किसी शब्द में कोई आधा अक्षर हो, फिर जस्ट उसी के बाद उसी का पूरा अक्षर हो, ऐसे जो शब्द होते हैं वो द्वितीय व्यंजन के उदाहरण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे गन्ना है तो ना आधा आया है, फिर पूरा ना आ गया। कहने का मतलब है ये आधा ना है और फिर इसी का पूरा आ गया, फिर उसी का आधा ना है, फिर यहाँ पे ना आ गया। जैसे यहाँ पे आधा जा है, फिर इसी का पूरा जा आ गया है। तो यहाँ पे इसकी अगर हम परिभाषा बनाना चाहेंगे, जिस किसी शब्द में किसी वर्ण की आवृत्ति आधी हो फिर उसकी पूरी हो जाती है, ये जो शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं? द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन संयुक्त अक्षर में क्या होता है? इसमें ये बॉन्ड नहीं होता है कि जो आधा अक्षर आया हो इसी का पूरा अक्षर हो, ऐसा बॉन्ड नहीं होता है। यहाँ पे दिव्य है, आधा वा आया है, फिर यहाँ पे क्या हो गया? या हो गया, फिर यहाँ पे आधा मा आया है, फिर यहाँ पे या हो गया। तो ये जो आपके कहलाते हैं संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों का स्थान। उच्चारण के आधार पर वर्णों के स्थान के, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहला आपका कंठ। पहला आपका क्या है? कंठ। तो कंठ में क्या क्या आते हैं? क वर्ग वाले अक्षर। ध्यान दीजिएगा, क वर्ग वाले अक्षर। क वर्ग का मतलब होता है जो हम लोग स्पर्श व्यंजन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पहली लाइन को क्या कहते हैं? क वर्ग। तो जितने भी क वर्ग वाले अक्षर होते हैं, का खा गा घा अंगा, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? ये कंठ में आते हैं। अब इनके अलावा छोटा आ है, बड़ा आ है और हा से हल, ये भी किस में आते हैं? ये भी आते हैं आपके कंठ में आते हैं। फिर दूसरा है आपका तालव्य। तालव्य में क्या आता है? तो तालव्य में आते हैं च वर्ग वाले अक्षर। कैसे? स्पर्श व्यंजन में हम चलेंगे च वर्ग, तो यहाँ पे लिखा है च वर्ग वाले अक्षर। अब इनके अलावा कौन से होते हैं? तो या है, सा है, ई है और बड़ी है। ये आपके कहलाते हैं तालव्य वाले अक्षर कहलाएंगे। ठीक है। फिर हम आते हैं मूर्धन्य में आते हैं। तो मूर्धन्य वाले कौन से होंगे अक्षर? तो यहाँ हम देखेंगे कि ट वर्ग वाले अक्षर प्लस मूर्धन्य सा और ऋषि, ये आपके होते हैं मूर्धन्य में आते हैं। किस में आते हैं? मूर्धन्य में। ठीक, फिर से देखिएगा मूर्धन्य में क्या आता है?
ट वर्ग वाले अक्षर, और ये मूर्धन्य सा हो जाएगा और ये ऋषि हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद हम चलेंगे दंतव्य में। दंतव्य में कौन कौन से होंगे, जैसा आपको पता होगा दंतव्य, दंतव्य कहने का मतलब है जीभ हमारी दांत को स्पर्श करेगी, वो अक्षर आते हैं, किसमें आते हैं, दंतव्य में आते हैं। इसमें आते हैं त वर्ग वाले अक्षर, ला भी आता है और सा भी आता है। ठीक है, फिर आते हैं हम ओष्ठ्य में। तो ओष्ठ्य में कौन सा होगा, प वर्ग वाले अक्षर और छोटा ओ और बड़ा ओ। तो ये आपके हो गए उच्चारण के आधार पर वर्णों का स्थान। अब इसके बाद हम चलेंगे नुक्ता क्या होता। तो नुक्ता का मतलब ये होता है कि जो उर्दू भाषा से जो आपके शब्द बने हैं तो वो क्या होते हैं, नुक्ता कहलाते हैं। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, का में किया जाता है, खा में किया जाता है, गा में किया जाता है, जा में किया जाता है और फा में किया जाता है। इन 5 वर्णों में ही नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को जब हिंदी में लिखते हैं उसमें भी किया जाता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, ये लिखा है फूल, तो इसका अर्थ क्या होगा, पुष्प। क्या होगा, पुष्प। ठीक है, अब देखिए दूसरा फूल भी लिखा है और यहाँ लगा है नुक्ता, तो बिल्कुल जरा सी अंतर है। तो इस फूल का अर्थ होता है मूर्ख। तो ये अंग्रेजी शब्द फूल होता है, उसी का हिंदी उच्चारण है जिसका अर्थ क्या होता है, मूर्ख। तो इसमें नुक्ता लगा है और इसमें नुक्ता नहीं लगा है। फिर आते हैं हम लोग जरा में आते हैं। तो ये जो ऊपर जरा लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है बुढ़ापा। क्या होता है, बुढ़ापा होता है। और नीचे जो जरा लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है थोड़ा सा। क्या होता है, थोड़ा सा। फिर आते हैं नीचे और एक शब्द लिखा है खैर। तो यहाँ पे एक खैर ये लिखा है और एक खैर ये लिखा है। तो जो ऊपर वाला खैर है इसका ये एक वृक्ष होता है। क्या होता है, खैर एक वृक्ष होता है। ठीक है, और नीचे जो खैर लिखा है ये हाल चाल पूछने में जो शब्द यूज करते हैं, जैसे सब खैरियत है, तो वही खैरियत से क्या बना है, खैर। ठीक, कहते तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी खैर नहीं, तो तुम्हारी खैर नहीं, तो ये इसमें क्या लगा है, खैरियत। इसमें क्या लगा है, नुक्ता लगा है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन है कि ये लगभग फिक्स होता है कि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स बनेंगे। तो यहाँ पे देखें दीर्घ संधि स्वर। तो दीर्घ संधि स्वर में कौन कौन से आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं संधि के अनुसार। दीर्घ संधि आपने पढ़ा है, तो दीर्घ संधि में क्या होता है, बड़ा आ होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ओ। तो इनके मेल को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि स्वर। फिर इसके बाद आता है संयुक्त स्वर आता है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, ए ओ औ। तो ये आपके कहलाते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। फिर ये आपका है आगत स्वर। क्या है ये, आगत स्वर। ठीक है, तो आगत स्वर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये अंग्रेजी शब्द जैसे हॉस्पिटल है, डॉग है, टॉय है, तो इन शब्दों में हम जो ऊपर चंद्र बिंदी जैसा एक निशान बना देते हैं, इसे कहते हैं आगत ध्वनि कहते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर में क्या होता है, छोटी ई होता है, बड़ी ई होता है, ए होता है और अ होता है। ये जो चारों वर्ण होते हैं ये अग्रस्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अग्रस्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट है आपका यहाँ पे मध्य स्वर। तो मध्य स्वर होता है आपका छोटा आ। क्या हो गया है, छोटा आ हो गया। इसके बाद फिर हम देखेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या आता है, ये बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, अ हो गया, आगत। अब देखिए आगत यहाँ पर भी है और पश्च स्वर में भी आगत आपका आ जाता है। ठीक है, फिर आते हैं समृद्ध स्वर में। समृद्ध स्वर में क्या होता है, छोटी ई, ठीक है, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये आपके कहलाते हैं समृद्ध स्वर हो। ठीक, आगे देखेंगे अर्ध समृद्ध स्वर क्या होता है, ये होता है ए और ओ। तो ए और ओ जो होते हैं ये कहलाते हैं अर्ध समृद्ध कहलाते हैं। विवृत क्या होता है, तो बड़ा आ जो होता है ये विवृत कहलाता है। अर्ध विवृत क्या होता है, ये होता है छोटा आ, ऐ और औ। ये आपके जो होते हैं ये अर्ध विवृत कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं, ये है आपका अर्ध स्वर। क्या है ये, अर्ध स्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी कर लेना। ठीक है, तो अर्ध स्वर क्या होते हैं, या और व जो होते हैं ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। जबकि हम इनको कहाँ रखे हुए हैं,
ये रखे हुए हैं अंतस्थ व्यंजन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन में या और वाह है, और ये कहलाते हैं क्या है, अर्धस्वर भी कहलाते हैं। फिर देखिए लुंठित व्यंजन या फिर प्रकंपित व्यंजन, तो इनकी भी संख्या केवल एक होती है, ठीक है। और वो कौन सी होती है, वो रा होता है। अब इसके बाद देखेंगे ये पार्श्विक व्यंजन, और पार्श्विक व्यंजन भी एक होता है, ठीक है। कौन सा होता है, ये ला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं दंतोष्ठ है, ठीक है, दंतोष्ठ है, तो इसकी भी संख्या एक होती है, और वो है आपका वा। फिर उसके बाद आते हैं कंठ तालव में आते हैं, तो कंठ तालव आपका होता है ए होता है और ए होता है, ठीक। तो ये आपका वीडियो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको आप एक दो बार देखने के बाद, तो आपसे अनुरोध है इसको पेन डाउन जरूर करिएगा, ठीक है, तभी ये आपको तैयार होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।